हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इसके साथ ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। दोनों खेमा यानी बिहार में एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। यानी दोनों तरफ से सेना सज चुकी है और अंतिम निर्णय आना है। तो हमारे साथ चुनाव पे चर्चा के लिए हैं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। सर, ये बताएं कि सबसे पहले बात आपकी पार्टी ने जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया है, क्या लगता है कि आपकी पार्टी अब आप जो देख रहे हैं कितने सीटों पर विजय हासिल करेगी? उस तरह की कोई गिनती तो होने की नहीं है और अभी बहुत अगली है, लेकिन सबको ऐसा दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए कहीं 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 कमजोर उम्मीदवार कहीं हो गया, कहीं क्षेत्र के अनुकूल नहीं हुआ। जैसा कि होता है जब भी टिकट का वितरण होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि 100% बिल्कुल परफेक्ट ही टिकट बचता है। उसमें 5%, 10%, 15% हिस्सों में कमजोरी भी रहती है वितरण में। उसको छोड़ दिया जाए तो बाई एंड लार्ज जो हमको दिखाई दे रहा है अच्छी स्थिति है। और एक लाभ हम लोगों को ये भी मिल रहा है कि आपको भाजपा के लोग जहाँ मान लीजिए नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार 17 सीटों पर लड़ रहे हैं, उसमें कई सीट भाजपा की सीट है। अब वहाँ जो है भाजपा के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं ये हैं, उनका दिल जला हुआ है। और या तो वो लड़ नहीं रहे हैं पूरा का पूरा, या मैंने विरोध की भूमिका में है, इसलिए भी देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नीचे तक बात गई है कि साहब ये जो सरकार है, ये सरकार जो है लोकतंत्र में यकीन नहीं रखती है, ये सरकार जो है वो संविधान में यकीन नहीं रखती है। जैसे मान लीजिए कि 10% जो है आरक्षण की घोषणा आर्थिक आधार पर की गई। अब पिछड़ों के मन में ये शुबहा पैदा हुआ कि भाई संविधान जो है हमारा आरक्षण के लिए जो प्रावधान मैंने किया है, वो कह रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़े हैं उनको विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब ये एक नया आधार जो है बन गया, संविधान में संशोधन हो गया, और संविधान में संशोधन हो गया तो ये मन में खटका बना हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पिछड़ापन आधार माना गया आरक्षण का, उसको मिटा करके अब सबके लिए आर्थिक हो जाएगा। ये भी गलत मैसेज गया। फिर वो 13 पॉइंट रोस्टर वाला जो मामला है, ये पूरे देश भर में जो ओबीसी है और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके बीच में इसका गलत मैसेज गया। और उन लोगों ने संगठन बना करके देखिए, सिर्फ हमारी जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर में पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, बात उन्हीं तक सीमित नहीं है। कई संगठन हैं जो पार्टियों से इतर हैं और उनको ये लग रहा है जैसे जो दलित समाज को रिप्रेजेंट करने वाले कई संगठन हैं या ओबीसी समूह को रिप्रेजेंट करने वाले कई समूह हैं जो इन चीजों पर नजर रख रहे हैं और उनको जहां शंका संदेह होता है, भय होता है, उसको समाज में वो फैलाते हैं। तो आजकल जो सोशल मीडिया का जो उद्भव हुआ है वो इस चुनाव में तो काफी है। अब स्मार्टफोन की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है इस देश में। गांव देहात में आपको दलित समाज के नौजवानों के हाथ में भी गांव में अब मान लीजिए कि घर घर में नहीं हो, लेकिन 10 घर 20 घर पर एक दिखाई दे देता है। वो भी फेसबुक के साथ जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जानकारी जो है आजकल वो आप नहीं छुपा सकते। और ऐसा नहीं है कि दलित समाज के लोग मूर्ख हैं
ओबीसी के लोग जो है उनको उनकी समझदारी जो है वो एकदम बिल्कुल कम है, जैसे माने बाबा जी के समझदारी के मुकाबले, वैसा ऐसी है स्थिति है नहीं। स्वाभाविक रूप से गोलबंदी जो है समाज में हुई है एनडीए के खिलाफ और क्या नाम है नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ, उसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और देखिए इसी डर से आपने देखा कि एजेंडा जो है बदलने की कोशिश की गई। 5 साल पहले जो आपने वादा किया था उसमें चूंकि पूरा आपने नहीं किया, तो इसको हम कैसे बदल दें ताकि वो सवाल नहीं पूछा जाए कि भाई आपकी उपलब्धि क्या है। आपने जो वादा किया उसमें फलाना फलाना जो है रोजगार की बात थी, 2 करोड़ आपके किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात थी, ये सब जो हमने सपना दिखाया था उस पर सवाल नहीं पूछा जाए। तो इन्होंने देशभक्ति का नया राग दिया है। पुलवामा का कांड हुआ और पुलवामा के कांड में लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ चूक हुई। वहां के गवर्नर कह रहे हैं कि चूक हुई, तो चूक कहाँ हुई? चूक तो उसके पहले उरी में भी हुई थी, चूक उसके पहले पठानकोट में भी हुई थी। तो आखिर मान लीजिए ठीक है आप जाके बम गिरा ये पाकिस्तान पर, लेकिन देश के अंदर जो हमारे माने जवान मारे जा रहे हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग मारे जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसको आप कैसे माने इसका क्या जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं सर। ये चीजें अब पुराना पड़ गया है। नई चीजें जो आई है कि मोदी जी जो है ये कह रहे हैं कि हमने स्पेस में जो सैटेलाइट होता है उसको मार गिराया है और दुनिया के 4 देशों में हम शामिल हैं। और राहुल बाबा के ज़माने में, सोनिया जी के ज़माने में, यूपीए आप लोग की जो यूपीए सरकार थी उसके ज़माने में जो सैटेलाइट है वो बैलगाड़ी पे ढोया जाता था। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए उनका बस चले नरेंद्र भाई मोदी जी का, ये कहे कि सृष्टि जो है हमारे ही वजह से उत्पन्न हुई, हम आए तो सृष्टि बनी। इसके पहले तो कुछ नहीं था, जल था, वाष्प था, यही सब कुछ था, हम आए सब कुछ ठीक हुआ, देखिए धरती हमने बनाई, कह सकते हैं वो। ये कोई अचानक जो है जो डीआरडीओ की उपलब्धि है जिसका प्रचार कर रहे हैं वो अचानक हुआ क्या? 2012 में ही वो सैटेलाइट को मार गिराने वाला ये इन लोगों ने लंचर या मिसाइल जो भी उसको कहिए बना चुके थे, सब 2012 में बना था। तो उसका टेस्ट भी हो चुका था, तो इस तरह जो हुआ उस समय किसी ने शोर नहीं बजाया, रूटीन ढंग से डीआरडीओ अपना काम कर रहा था। और अचानक जो है अब उनको लगा कि बालाकोट में जो हमने बम गिराया, वो बालाकोट में बम वाला जो मामला धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और फिर जो है नए सिरे से बात उठने लगी है, रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ। तुरंत जो है शुरू किया ये कि देखिए साहब किसी ने नहीं किया, हम ही ने किया। पहले से था वो जो बैलगाड़ी से ढोने वाली बात है, वो उस जमाने की बात है, जबकि आप बहुत सारी चीजों का सैटेलाइट से जो इंटरसेप्शन वगैरह होता है उसके बारे में समझ नहीं थी, जानकारी नहीं थी। सेफ्टी के लिए उस तरह का उन लोगों ने इस्तेमाल किया, उसमें सरकार से लेना देना कुछ नहीं है। डीआरडीए के लोगों ने उस समय अब स्वतः इस्तेमाल किया, उनके जो रिटायर्ड पदाधिकारी हैं उनका जो है इस मामले में बयान आया है। तो असली चीज है, बेचैन है कि असली मुद्दे पर चुनाव नहीं हो, चुनाव के लिए वो नकली मुद्दे जो है ढूंढ रहे हैं, भूख के बारे में, बेरोजगारी के बारे में भी। अब देखिए अमित शाह कहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है मोदी जी की, या किसानों की हालत सुधारने के लिए नहीं है। देश में जो समाज के अंदर एक तनाव जो बना हुआ है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है सोसाइटी का 4 वर्षों में हुआ है, 5 वर्षों में हुआ है, उसको ठीक करने के लिए इनको बनाना जरूरी नहीं है। इनको बनाना जरूरी इसलिए है कि पाकिस्तान को जवाब देंगे, इनको बनाना इसलिए है कि जो घुसपैठिए हैं उनको निकाल करके बाहर करना है। ये मुद्दा है अमित शाह का। अब देख रहे हैं 2-3 दिन से उनका लगातार इसी तरह का बयान आ रहा है। क्या है भाई, देश के अंदर की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या विस्फोटक है, किसानों की हालत खराब है, देश का 3/4 जो है आबादी इन्हीं लोगों की है, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जवाब देने के लिए, इनकी समस्या का समाधान के लिए आप प्रधानमंत्री नहीं है, आप पाकिस्तान का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री हैं। अब क्या पाकिस्तान को जवाब दीजिएगा भाई? पाकिस्तान को जवाब दिया था इंदिरा गांधी ने, 2 हिस्से में बांट दिया था देश का,
उससे बड़ा काम आपने किया है बालाकोट में जाके, जिसके बारे में पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है कि साहब बम जो है निशाने पर नहीं लगा, इनका एक जहाज जो है उन लोगों ने मार गिराया और हमारा पायलट जो है पकड़ा गया। ये देश को ठगने का, आंख में धूल झोंकने का, ये देशभक्ति। अभी क्या नाम है, अनंत कुमार बेंगलुरु में से एमपी हुआ करते थे, क्या मिनिस्टर थे, सीनियर लीडर हैं थे, देहांत हुआ उनका। हमारा उनसे बहुत ही अच्छा संबंध था, हम उनके घर गए हुए हैं, उनके पत्नी से मिले हुए हैं। उनके पत्नी का टिकट काट के 26-28 वर्ष के नौजवान को टिकट दिया है, उसकी क्या खूबी है। अखबारों में जो हमने पढ़ा वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पदाधिकारी है वहां, और उस एक ही बात वो कहता है कि नरेंद्र मोदी का जो विरोध करेगा वो देशद्रोही है, और उसका उम्मीदवार बना हुआ है। यही बनाया जा रहा है। अब सवाल नहीं पूछ सकते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो डेमोक्रेसी कहाँ है भाई। इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी पर खतरा है, वो इसीलिए कह रहे हैं। अब सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि पुलवामा में कैसे हुआ, क्या हुआ। अरे 1962 में चीन की लड़ाई हो रही थी, और जो है अविश्वास का प्रस्ताव आया पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, और हुआ कि नहीं साहब बंद कमरे में लोकसभा में इस पर बहस हो, जो चल रहा है। उन्होंने कहा क्यों, देश की जनता को भी जानने का हक है, और खुले में बहस हुई। जो बहस हुई एक एक लाइन जो है वो अखबारों में, मीडिया में आया। आप कह रहे हैं कि देशद्रोही है। अगर यही विरोध नहीं रहेगा, सवाल पूछने का हक जो है, अधिकार जो है सरकार से नहीं रहेगा पार्टियों के पास, लोकतंत्र चलेगा कैसे भाई। असहमति को जगह देना लोकतंत्र का ही धर्म है। अंग्रेजों के जमाने में भी हुआ था। कहाँ हमको याद है, जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन कर रहे थे, इंदिरा गांधी से उन्होंने इस्तीफा मांगा, कहाँ उनको देशद्रोही कहा इंदिरा गांधी ने। जी। तो ये बहुत गंदी बात हो रही है, और इसीलिए डर लग रहा है कि ये आदमी तो भाई लोकतंत्र को ही खत्म कर देगा। जिस ढंग से सेना का, फौज के लोग जो है आपको टीवी चैनलों में आके बहस कर रहे हैं, जिस पैमाने पर हमारे आर्मी का चीफ जो है वो पॉलिटिकल ढंग का स्टेटमेंट देता है। ये इलेक्शन कमीशन की जो हालत देख रहे हैं, रीढ़ उसकी टूट गई है। ये आरबीआई का देख रहे हैं, सीबीआई का देख रहे हैं। हमको मैंने बहुत तकलीफ और पीड़ा होती है ये कहते हुए कि जुडिशरी की भी हालत हम देख रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति में देश है, और देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस आदमी के खिलाफ गोलबंद होना बहुत ही जरूरी है, बगैर इसको सोचे हुए कि हाँ साहब उम्मीदवार ही कैसा है। हम जान रहे हैं कि 100% हमारा उम्मीदवार जो है सारे के सारे सीटों पर बहुत ही बढ़िया, और ये है हम नहीं मानते, हम इस तरह का दावेदारी नहीं करते। हमने शुरू में ही कहा कि कोई भी टिकट का वितरण हो, कोई भी पार्टी करे 10%, 20%, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन अभी गड़बड़ी देखने का वक्त नहीं है। अभी वक्त है तो एक ही जगह, जैसे अर्जुन का निशाना जो है, उसकी दृष्टि जो है मछली की आंख पर थी, उसी तरह से हमारा निशाना होना चाहिए इस सरकार को कैसे गद्दी से उतारना है। जी जी सर, बात करें बिहार की राजनीति की, और खास करके आपकी पार्टी आरजेडी की, तो जिस तरह से टिकट का वितरण किया गया है, आपकी पार्टी जो है सामाजिक न्याय की पार्टी कही जाती है, 8 है यादव और फिर 4 मुस्लिम, 4 राजपूत, तो सर कहीं ना कहीं जो 10% का आरक्षण जो होना चाहिए था वो नहीं दिखता है, मतलब एक बड़े वर्ग को छोड़ दिया गया, आपको नहीं लगता है? देखिए बेसिकली पार्टी जो है वो पिछड़ों की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल जो है पिछड़ों की पार्टी है। अब संजोग ऐसा है कि 4 जो है राजपूतों को सीट मिल गई। अब देखा जाए तो पूरे चुनाव में एनडीए और यूपीए मिला करके मैंने सबसे ज्यादा राजपूतों को ही टिकट मिला है। अब हम देख रहे हैं कि जो भूमिहार समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनके अंदर बड़ी उनको तकलीफ पहुंच रही है। जो जात के आधार पर सारी चीजों को देखते हैं, उनको लगता है कि साहब राजपूत बाजी मार गए, ये तो हम लोग जो है पीछे छोड़ गए, धोखा दिया। अब भूमिहार जो है एक समय भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ हुआ करता था, अब भूमिहार महसूस कर रहा है कि तुम्हारे साथ बड़ा धोखा हुआ भाई। पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग भी यही महसूस कर रहे हैं, भाई एकदम ठग लिया। अब हमको विक्रमगंज से एक हमारा मैंने काफी ये है छोटे भाई की तरह, उसने फोन किया कि तो देखा भैया ऐसे मैंने 1.5 टिकट मिला। 1.5 टिकट कैसे क्या होता है भाई? तो बताया कि एगो ये चौबे जी को टिकट मिला और एगो
बीजेपी ने ठाकुर कोई हैं मिथिला के उनको दिया। तो हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं वो मिथिला के पंडित जी को मैंने पक्का 100% पंडित नहीं मानते, आधा पंडित मानते हैं। तो कहा 1.5 टिकट मिला। जैसे मिथिला वाले जो है अपने को समझते हैं, मिथिला का पंचांग अलग होता है, माने हम लोगों के यहाँ के पंडितों का बनारस का पंचांग जो है चलता है, तो वो मानते हैं वो कमतर है, वो मानते हैं वो कमतर है। तो इसलिए उसने कहा कि 1.5 टिकट मिला है। बेचैनी है, देखिए कास्ट सिस्टम इसी को कहते हैं, एकदम बेचैनी है कि साहब का क्या हो गया, राजपूत बाजी मार गया, और बड़ा भारी झंझट होगा। आप देखिएगा ये जो एक ईवी फैक्टर जो है चुनाव में होगा, ईवी फैक्टर। कई लोगों ने हमको कहा कि साहब यार को भी आप थोड़ा टिकट जो है दिलवाइए, ब्राह्मणों को भी थोड़ा टिकट जो है दिलवाइए और देख लीजिए खेल क्या है। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट नया नहीं कर सकते, उस स्टेज में हम नहीं है। जी जी सर, एक बड़ी बात यह है कि आप आरजेडी के इतने सीनियर लीडर हैं और आप भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते होंगे ही। आप चुनाव मैदान में, जैसा कि मुझे पता चला है, खुद उतरना चाहते थे, तो क्या मतलब आपके दिल में मतलब पीड़ा नहीं है, नाराजगी नहीं है कि हमें टिकट नहीं मिला? ये बहुत सारी पीड़ा होती है, कई जगह आपको धक्का लगता है, तो आप उसको तो बोलना पड़ता है भाई। हमने कहा हम लड़ना चाहते थे, निश्चित रूप से हमने लालू यादव को कहा था, बल्कि हमने ये कहा था कि ये मेरे लिए अंतिम मौका है। मैं 75 लांग गया हूँ, मेरी उम्र जो है, मैंने 75 से 76वें वर्ष में मैं, तो अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें तो कहीं हम आए नहीं। पिछला जो क्या कहते हैं राज्यसभा का हुआ, उसमें मनोज जी गए, कोई शिकायत हमको नहीं है। मनोज लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल से मैंने जुड़े हुए थे, उनके काबिलियत में भी हमको कोई संदेह नहीं है। हम तो इस ढंग से कह रहे थे, उस समय हमने लालू जी को कुछ नहीं कहा, लेकिन तेजस्वी को हमने कहा था भाई हमारी उम्र हो गई है, तो नहीं हुआ। तो लोकसभा में हम उम्मीद कर रहे थे, हमने खुल के कहा भी था, लालू जी को भी कहा था, तेजस्वी को भी कहा था, नहीं हो पाया। वो सीट जो है माले के लिए छोड़ दी गई, अलायंस नहीं हुआ है माले के साथ। जी जी। माले बाकी 3-4 जगहों पर लड़ रहा है, तो उसने इन्होंने छोड़ दिया आरा माले के लिए, और माले ने दानापुर जो मीसा लड़ रही है वहां जो है अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगा, निर्णय लिया। 50-52 हजार वोट आया था पिछले चुनाव में, 50-52 हजार माले के लोग दिलवाएंगे मीसा को, छूट गया। तब छूट गया तो क्या किया जा सकता है। अब इतना हम मैंने सिंसियरली फील कर रहे हैं। देखिए हम शुरू से ही, एक डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जो सवर्ण लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, जो मानते हैं कि जाति व्यवस्था जो है देश के लिए ठीक नहीं है, उनको खाद बनना होगा पिछड़ों के लिए। तो जब से हम राजनीति कर रहे हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम खाद बन रहे हैं। आज भी हम खाद बन रहे हैं। हम जो जाएंगे, माले का जो उम्मीदवार है, नौजवान लड़का है, उसने हमको फोन किया था, हमने कहा कि एकदम आएंगे, तुम्हारे लिए प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे जी। तो अभी जो सामने चुनौती है, हम उसको देखें, या हमारी जो इच्छा पूरी नहीं हुई मैंने चुनाव लड़ने की, उसको लेके झकते रहें। अब इसी में चुनना है, तो अभी इस उम्र में कहाँ झकते रहें। जो सामने चुनौती है उसका सामना करेंगे। जिंदगी में हमने कई बार इस तरह की चुनौतियों का किया है। हमको नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया, राज्यसभा में हमको भेजा, हम गए नहीं थे उनके दरवाजे पर, हमको चिड़ियाखाना से पकड़ के ले गए थे। नीतीश कुमार ने एक ढंग से समझिए कि किडनैप किया था हमको। तो सब पीके साई थे, ललन सिंह थे, अरविंद वकील थे, कई लोग थे, यहाँ धान दीजिए, यहाँ पवित्र कर दीजिए, तो लेके गए। उन्होंने राज्यसभा में दिया। राज्यसभा में हमने जो समाजवादी धारा है, हम दावे के साथ कर सकते हैं कि आपने जिन लोगों को भेजा है वहाँ, आप उनका परफॉर्मेंस देखिए, उसमें नीतीश कुमार की प्रशंसा हो रही थी। और हमने जो एनडीए का मैंने राज्यसभा में सदस्य होते हुए भी हमने बिल्कुल सेकुलर लाइन पर, डॉक्टर लोहिया और गांधी के लाइन पर हम वहाँ हमेशा लड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमको वहाँ जूझना पड़ा है, लड़ना पड़ा है कई इशू पर, तो नहीं दिया हमको। 2 बार हमेशा देते हैं सबको, हमको एक बार में मैंने हटा दिया वहां से। और किस लिए हटाया? हमने नीतीश को कहा, राजगीर में पार्टी का मैंने सम्मेलन शिविर हो रहा था, और उसके पहले जो है पूरे बिहार में
मैंने हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था। हमको भी मैंने जवाबदेही मिली थी, दोनों चंपारण के दोनों जिला का, मुजफ्फरपुर का, सीतामढ़ी का, शिवहर का टीम बनी थी। हम उसके कन्वेनर थे। विजय चौधरी आजकल स्पीकर हैं, वो भी उसमें थे। रमई राम थे, मुरारी रतन थे, कसा जो राज्यसभा में है वो थी। और हम लोगों ने हर जगह एक एक विधानसभा क्षेत्र में किया था मैंने कार्यकर्ता सम्मेलन। वहां से जो फीडबैक मिला था उसी के पृष्ठभूमि में राजगीर में शिविर हो रहा था। और हमने कहा वहां कि भाई ये नरेंद्र मोदी जी को साधारण मत समझो, हाँ, इसको कमतर करके मत आंको, बहुत बड़ी भीड़ होगी। हमारी नीति कहती है कि जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसके माने क्षमता को, उसके ताकत को थोड़ा बढ़ा के ही देखना चाहिए, अपनी क्षमता को उसके मुकाबले थोड़ा कम करके देखना चाहिए, तब आप माने कायदे की रणनीति जो है उस संघर्ष में बना सकते हैं। तो ये आदमी चाय बेचता था, कहता है, और आज जो है प्रधानमंत्री के कुर्सी का इतना सशक्त दावेदार है। तो ये कुछ है इसमें, तब यहाँ तक पहुंचा है। मैंने सफर करके कुछ है, ये हमने कहा। और हमने ये भी कहा कि हम लोग पिछड़ों की राजनीति करते हुए पिछड़ा है। भीम सिंह चंद्रवंशी आजकल बीजेपी में है, उस समय उसी में था, वो मिनिस्टर था, वो कहा कि अति पिछड़ा नहीं है। तब अति पिछड़ा है नहीं है, ये नहीं होगा, पिछड़ा तो है, उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो नीतीश कुमार को ये बात जो है नागवार गुजरा। दिक्कत ये है आजकल लोकतंत्र में एक भी खतरा है। देखिए डॉक्टर भैया ने कहा था, और हम देख रहे हैं प्रियंका का बयान या राहुल गांधी का बयान, डॉक्टर लोहिया ने कहा था एक बार, हमने नीतीश को ये बात कही थी एक मीटिंग में, हमने उसके निर्णय पर सवाल उठाया था। और हमने कहा था कि डॉक्टर लोहिया का कहना था कि लोकतंत्र पार्टियों से चलता है, और पार्टियों के भीतर अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो लोकतंत्र पर तो भारी संकट है भाई। अगर पार्टियों के भीतर लोकतंत्र है ही नहीं, नेता के नाम पर पार्टियां चलती हैं, जो फैसला करेंगे आपको मानना है मानिए, नहीं तो नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जात। आंख मूंद करके जात जो है, मान लीजिए नीतीश कुमार जी कुर्मी बिरादरी के हैं, वो आंख मूंद करके सपोर्ट करेंगे। लालू यादव जो है यादव बिरादरी के हैं, आंख मूंद के यादव सपोर्ट करेंगे, आलोचना भी करेंगे, फिर भी समर्थन करेंगे। हम लोग के जैसा आदमी का तो मान लीजिए कि खाद ही बनना है, अरे हमारे बिरादरी के लोग कहेंगे कि देखिए पिछड़ा का राजनीति करता है, जो हमारा जो कास्ट इंटरेस्ट है उसके खिलाफ जो है उस पर हमला करता है, उस पर चोट करता है, ये भारी बदमाश है। तो हम लोगों का उस मामले में मान लीजिए कुछ भी हो, लालू यादव को क्या परवाह होगा, नीतीश कुमार को हमारा क्या परवाह होगा। कहेंगे कि वोट के मामले में तो ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इनके कहने से 10 वोट इधर तो उधर होगा नहीं। तो इसलिए हम लोगों का, हमारे जैसे आदमी के साथ ये हुआ, हम लोग वो बैगन का डगरा जो होता है, कभी लालू यादव से नाराज होकर नीतीश कुमार के यहाँ गए, नीतीश कुमार से नाराज होकर लालू यादव के यहाँ गए। लेकिन अब 75 पार कर गए, कहाँ जाएंगे। और देश के सामने जो लोकतंत्र है उसी की चुनौती है। पिछड़ों की राजनीति हमने हमेशा की है, और पिछड़ों को जो भी स्पेस मिला है लोकतंत्र में मिला है, वोट के राज की वजह से मिला है। तो आज वही खत्म होने वाला है। तो जिंदगी भर जिस राजनीति के लिए, जिस माने मूल्य के लिए, जिस सिद्धांत के लिए, जिस नीति के लिए हमने संघर्ष किया है, इस उम्र में हम उसको कॉम्प्रोमाइज करने जाएंगे? नहीं हो सकता। हमको टिकट मिले नहीं मिले, ये मैंने दोयम दर्जे की बात है मेरे लिए। प्रथम बात यह है कि जिंदगी भर जो हमने राजनीति की है उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये मान रहे हैं कि लोकतंत्र पर खतरा है, लोकतंत्र खत्म होगा तो पिछड़ों की स्थिति जो पहले थी 1990 के पहले, वहां पहुंच जाएगी। तो उसको बचाना है। इतने दिनों के संघर्ष से जो हासिल किया है पिछड़ों ने, और उस संघर्ष में हम सहयोगी रहे हैं उनके साथ, वो खतरे में है। उसको बचाने के लिए हम अपनी बात भुला करके इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन सर, आपकी जो पार्टी है उसमें नेता है एम फातिमी, वो तो विरोध का झंडा उठा लिए कहा जा रहा है। नहीं, हमको नहीं लगता है कि बात एक सीमा के आगे तक जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा मामला ये हो गया है कि सिद्धांत की राजनीति नहीं हो रही, और जब सिद्धांत की राजनीति नहीं होगी तो ये सब जो है संकट रहेगा। लोग इधर से उधर जाएंगे, उधर से उधर जाएंगे। आज जो हमारे साथ है वो बीजेपी को कहता है कम्युनल है और गाली देता है बीजेपी को, और किसी कारण नाराज हुआ तो 1 मिनट में बीजेपी के साथ चला जाएगा। वो कहेगा कि लालू यादव का राज जो है जंगल राज था, देखिए जातवादी है तो पैसा है तो भ्रष्टाचार है। ये हो गया है।
हमेशा होता है, नीतीश कुमार से छोड़ के इधर आया, नीतीश कुमार तो समझिए कि ऐसा है वैसा है। यही हो रहा है राजनीति में। क्यों हो रहा है? इसलिए कि कहीं सिद्धांत नहीं है, कहीं नीति नहीं। सिद्धांत विहीन राजनीति का ये सब जो है लक्षण है, जो बीमारी है उसका लक्षण है ये। और ये हम सब लोगों से कहना चाहेंगे, एक सीनियर हैं, 50-52 वर्ष से हम राजनीति कर रहे हैं, उस कार्यकर्ता के नाते हम सब लोगों से कहेंगे कि देख लीजिए बहुत भारी खतरा है, बहुत भारी खतरा है। और हम देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के बाद जो है एक नए किस्म के फॉर्मेशन हमको दिखाई दे रहा है, और वो जो है लालू जी के लिए ठीक नहीं होगा। लालू जी के लिए नए किस्म का फॉर्मेशन ठीक नहीं हुआ। सर ये बताएं कि जिस तरह से चुनाव की रणभेरी बनने के बाद, खास करके मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, एनडीए बीजेपी पक्ष में और जेडीयू में एक तरह से खामोशी है, तो ये खामोशी क्या कहती है, क्या लगता है आपको? देखिए सब लोग स्तब्ध है बिल्कुल। उस मामले में देखिएगा हम लोग काफी आगे हैं। तेजस्वी की मैंने 10-12-15 सभाएं हो चुकी हैं। पहले दिन तो हम साथी में थे, हम लोग 3 जगह गए, नॉमिनेशन में शामिल हुए, अच्छी भीड़ हो रही है, तो उस मामले में हम लोग आगे हैं। और ये लोग पता नहीं क्या हो रहा है। अब देख रहे हैं कि साहब नीतीश के दरबार में भारतीय जनता पार्टी के जो माने लोग हैं वो सब कोर्निस बजा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं और हाथ जोड़ी कर रहे होंगे कि भाई आप हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम दीजिए, हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम दीजिए। इधर प्रधानमंत्री का भी दौरा हो गया, राहुल गांधी का भी मैंने पूर्णिया में एक मीटिंग उनकी हो चुकी, तो वहां अभी दिख नहीं रहा। सुना है कि अमित शाह आने वाले हैं, फिर प्रधानमंत्री का भी प्रोग्राम बनने वाला है, लेकिन कुछ बात है जो सामने नहीं आ रही है। इस खामोशी के पीछे कोई ना कोई बात है। एक बात तो साफ दिखाई दे रही है, देखिए हमारे यहाँ टिकट वितरण में जो गड़बड़ी होगी उसके वजह से जो हमको नुकसान हो सकता है, लेकिन हम साफ देख रहे हैं कि माने जनता का जो है मन बना हुआ है और ऐसी जगहों पर जीत दिखाई दे रही है जहां दूसरे लोग जो है चुनौती देते ही कैसे होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि हो रहा है। जो गुलबंदी जिस ढंग से हो रही है, वो गुलबंदी जो है बता रही है कि इन लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है जमीन से, धरातल से, आप मीडिया आपके हाथ में है, अखबारों में जो आप करते हैं वही छपता है, ठीक है। ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं नीतीश कुमार जी, जो अपने तो ये जो है अखबारों में पढ़ने में अच्छा लग रहा है, 3-4 जगह गाली देते हुए तेजस्वी यादव को, लालू यादव को खबरें छप रही हैं, इधर की बात छप नहीं रही, हमारा तो कोई छपता ही नहीं। तो उनको लग रहा है कि चारों तरफ उन्हीं की दुदुम्बी बज रही है। नहीं, वो आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है। वो आवाज आपके सामने पहुंचती, आपके समय पहुंचती तो आप उसके हिसाब से तैयारी करते। आपको लग रहा है कि हम ही हम हैं, ये बड़ा भारी धोखा है। हम ये कहना चाहेंगे, ये सब जगह आपकी आप नहीं है, आपके पैरों के नीचे जो धरती है वो डगमगा रही है। ये साफ हम देख रहे हैं, हम जो गए या जो हमको फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं। सर क्या उसी डगमगाहट का नतीजा है जो गिरिराज सिंह जैसे लोग जो हमेशा अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, वो अपनी पार्टी के नेता की तो आलोचना करते हैं, लेकिन नीतीश जी के यहाँ जाकर दरबार लगाते हैं। क्या उन्हें भी खतरा लग रहा है, डर लग रहा है? बेगूसराय में जाना कहाँ चाहता था गिरिराज? तो जाना ही नहीं चाहता था। वो तो इस चक्कर में था कि हमको राज्यसभा मिल जाए, हम जो है बेगूसराय से हमारा जान छूट जाए। जबकि 2014 में बेगूसराय के लिए वो जान प्राण लगाए हुए था। भोला बाबू को मिल गया बेगूसराय। भोला बाबू ने हमको कहा कि देखिए तिवारी जी, माने हम इस उम्र में नवादा आ गए लड़ने के लिए और ये नए उम्र के लोगों को डर लग रहा है नवादा में लड़ने में, ये कहा था हमको भोला बाबू ने खुद। तो ये जो है मैंने बेगूसराय से जाना नहीं चाहता था। अंत में मैंने वहां से चाबी होगी ऐठी गई होगी। अमित शाह से मिला, अमित शाह से मैंने मुलाकात किया। हम देखते हैं कि इस मामले में अमित शाह ज्यादा सतर्क आदमी है। वो बात करके बयान मान दिया कि नहीं साहब लड़ेंगे, इनकी जो समस्या है उसका समाधान पार्टी करेगी। हो सकता है कहा हो कि भाई हार जाओगे तो हम राज्यसभा में दे देंगे, उसी तरह का आश्वासन वगैरह मिला होगा तब जा रहा है।
लेकिन जिस तरह का इमेज बनाया, क्या नाम है, गिरिराज ने, हमको बहुत तकलीफ होती है। हमारे छोटे भाई की तरह है। जी जी जी। हाँ, उस लंबे अरसे से हम गिरिराज को जानते हैं। हमको आज के दिन भी कहीं मिलता है तो इज्जत के साथ मिलता है, लेकिन हमको तकलीफ होती है कि वो तुम साक्षी महाराज की भाषा बोल रहे हो यार। थोड़ा सा ये होना चाहिए, बात बात में पाकिस्तान, बात बात में देशद्रोही, क्या है भाई। तो इसलिए अब वो भी जाके उसको भी कोर्टिस बजाना पड़ा नीतीश कुमार के दरबार में जाके। काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि देखिए बुमियाद समाज भी नाराज है इनसे, ब्राह्मण समाज भी आधार है इनका। तो जो पिछड़ा उछड़ा है वो तो ऐसे ही नीतीश कुमार को गरियाता रहता है। थोड़ा बहुत पिछड़ा कर रहे हैं, अगड़ा जो है थोड़ा बहुत पिछड़ा वोट उनके साथ है, उसके लिए जा रहे हैं लोग, कोर्टिस बजा रहे हैं उनके दरबार में। सर, क्या इसका फायदा जो वोट का विभाजन होगा आपकी पार्टी के जो तनवीर हसन हैं उन्हें मिलेगा या कन्हैया कुमार को मिलेगा? देखिए, कन्हैया कुमार का एक बन गया है, मैंने मीडिया का जमाना है, मीडिया किसी को कहीं पहुंचा दे। हम जो है देखते हैं कि जैसे बॉक्सिंग रिंग में जो मैंने दाव पेच में जो विशेषज्ञ होता है वो जीतता है। कन्हैया को हमने 3-4 उसका डिबेट जो है सुना है, लेकिन जो बेसिक चीज है उसमें कन्हैया की आवाज हमको सुनाई नहीं दी। हम 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में कभी हमने कन्हैया के मुंह से कम मैंने नहीं सुना है। अगर बोला होगा और हम मिस किए होंगे तो हम नहीं जानते, लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ हमने नहीं देखा। ये जात व्यवस्था पर हमला करते हुए हमने नहीं देखा। अब वो जो आपको याद होगा जी, दलितों ने जो भारत बंद किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, उसके उस समय हमने कहीं कन्हैया की आवाज जो है हमने नहीं सुनी। कन्हैया की जो पार्टी है उसने 5 आदमी का मैंने ये उम्मीदवार का नाम उनके ओर से अखबारों में आया था, उसमें एक को छोड़ करके सब एक जाति के लोग थे। चाहे कन्हैया हो, चाहे उनके स्टेट सेक्रेटरी खगड़िया से लड़ना चाहते थे, मोतिहारी से लड़ना या मधुबनी से, सब एक जाति के लोग थे। क्या है भाई, आप जो है मैंने राजनीति कर रहे हैं गरीबों की, वो आपके वोटर हैं, आपके रीढ़ हैं, और भाषण दे रहे हैं साहब। ये क्या है, कौन सी राजनीति है? इसी राजनीति में चले गए, कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हो गई। हमको याद है ये कम्युनिस्ट पार्टी है, जब प्रकाश नारायण का आंदोलन हो रहा था उसको फासिस्ट आंदोलन कहा था और एंटी फासिस्ट कॉन्फ्रेंस कराया था पटना में। तो कन्हैया कुमार उसी पार्टी के हैं। अब ये है कि उसकी एक इमेज जो है बन चुकी है, जगह जगह से लोग आ रहे हैं, वहां फोटो खिंचवा रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि जो वहां के गरीब गुरबा हैं, जो वहां के अकलियत समाज के लोग हैं, फंसे नहीं भाई। ये हम जरूर अपील करेंगे आपके माध्यम से वहां के लोगों से। जी 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 सर, आखिरी सवाल ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा के नतीजे आएंगे उसके बाद बिहार में भी जो बिहार में भी राजनीतिक समीकरण है वो बदल जाएंगे और कुछ यहाँ ऐसा देखने को मिलेगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा? देखिए, ये सब बहुत कुछ निर्भर करेगा इस पर भी कि जो चुनाव का परिणाम आता है वो किस तरह का होता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। समीकरण हमेशा बनता बिगड़ता रहा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर होगा कि जिस ढंग से चुनाव लड़ा गया, जो परिणाम जो है चुनाव का आएगा, उसके आधार पर जो है कुछ हो सकता है। अभी फिलहाल उसके बारे में एक काल्पनिक सवाल है, उसका कोई उत्तर जो है आज नहीं दिया जा सकता है। जी, रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी, जिन्होंने साफ किया कि हम खाद हैं, पिछड़ों और दलितों के लिए खाद की भूमिका में हैं, और भले ही हमें टिकट नहीं मिला हो और मन में पीड़ा हो, लेकिन हम खाद की भूमिका में रहकर खुश हैं। और यही राजनीति हमने शुरू से अब तक की है, इसमें हम कोई बदलाव लाने वाले नहीं हैं। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना।
आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।